गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल कमेंट आया था सुपर ब्रदर का कि सर प्लासी के युद्ध में यानी बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कुछ बताएं। तो आज हम उसके कमेंट का पढ़ाने जा रहे हैं। और सुप्रिया सिन्हा ने जो कमेंट किया कि सर अपने बारे में कुछ बताएं, तो मैं अपने बारे में तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, समय आएगा तो। हर एक चीज़ का समय होता है, तो उसका भी समय आएगा जब मैं अपने बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज हम अब चलते हैं अपने इस इतिहास के पन्नों में। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे आज प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, इसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। इंग्लिश बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी इंग्लिश में। ये एक ऐसी घटना है जो भारत के इतिहास को बदल दिया। कहेंगे सर कैसे इतिहास बदल दिया, तो इस इतिहास को लोग समझेंगे। यही एक ऐसी लड़ाई है जिसने भारत में अंग्रेज़ों के साम्राज्य को स्थापित किया। और इसमें हम लोग जानेंगे कि एक रॉबर्ट क्लाइव जो था, वो एक सेनापति जब 18 वर्ष का था अपने यहाँ इंग्लैंड में, तो जैसे हमारे यहाँ होते बच्चे बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में जो हरामी होते, तो उन्हें हम लोग बोलते बहुत राड़ है बच्चा है, राड़। ऐसा ही था वो क्लाइव। और वहाँ से 18 वर्ष की उम्र में उसके पिता ने कंपनी में भेज दिया था इंडिया में मजदूरी करने के लिए, कि भारत में जाएगा और कुछ काम धंधा करेगा। भारत में आने के बाद उसी क्लाइव ने ब्रिटेन का साम्राज्य स्थापित किया। तो चलिए हम इतिहास के पन्नों को आज पलटते हैं और इस कहानी को समझते हैं कि आखिर ये घटना घटी तो कैसे घटी। और ये सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे जो भी तैयारी करने वाला हो। ख़ास तौर से मैं तो सिविल सर्विस को ज़्यादा फोकस करूँगा, पीसीएस और आईएएस। तो मेरा जो ये पढ़ाने का जो तरीका है, इसमें सब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। पढ़ने के बाद इसमें कोई भी ऐसा नहीं छूटेगा जो कि न पूछे। और बहुत बार पूछा भी है इसमें सिविल सर्विस के एग्ज़ामों में, और 9th 10th सभी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। ये प्लासी का युद्ध जो है, ये घटना घटी थी 23 जून 1757 को। प्लासी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बंगाल में। बंगाल में गंगा नदी को कहते हैं भागीरथी। भागीरथी नदी के पास में एक नदिया जिला है, जिला का नाम है नदिया। उस नदिया जिला के पास में ही एक युद्ध क्षेत्र है, जगह का नाम है प्लासी। उस जगह पे ये घटना घटी थी 23 जून 1757 को। इस युद्ध में कौन कौन लोग सम्मिलित थे, तो एक तरफ थे बंगाल के नवाब थे सिराज उद दौला, और एक तरफ थे ब्रिटिश। सिराज के तरफ से थे 50,000 सेना, और ब्रिटिश ये मात्र 3,000 सेना। 50,000 सेना और ब्रिटिश की तरफ से थे 3,000 सेना। तो ये हमें इसको पढ़ने के बाद ये लगता है कि कोई भी अगर हमारी रणनीति सही हो, तो कोई भी बड़ा से बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसको सिद्ध किया था क्लाइव ने इसमें ये सिद्ध किया कि क्या नहीं किया जा सकता है। सोचिए कि एक छोटा सा जो चपरासी था फैक्ट्री का, वो भारत के एक दिन गवर्नर बना इन ब्रिटिशर्स का। उस पद तक पहुंचना, ये हमारे जैसे एक हमारे लिए भी ऐसा है। एक सामान्य से जीवन जीने वाला गांव का व्यक्ति भी एक बार आईएएस जरूर बन सकता है, अगर उसने ठान लिया हो तो। जैसे कि क्लाइव ने अपने आप को ठाना था, उसने आखिर कंपनी का गवर्नर बना। तो चलिए विवाद के कारण कहाँ से शुरू होते हैं, उस विवाद के कारण को हम लोग शुरू करते हैं। कि विवाद शुरू कैसे हुआ। तो याद रखना कि 1717 की घटना है, जब दिल्ली के गद्दी पर मुगल शासन की तरफ से बैठा था फर्रुख
सियर जब यहाँ का गद्दी पर बैठा था, मतलब सम्राट था, मुगल सम्राट था फर्रुख सियर, ये एक बार बीमार पड़ा था। फर्रुख सियर क्या था, एक बार ये बीमार पड़ा था और इसका इलाज भारतीय ठीक से कर नहीं पा रहे थे। तो उस वक्त ब्रिटेन का जो गवर्नर जनरल था, ब्रिटेन का गवर्नर नहीं बल्कि ब्रिटेन की तरफ से एक व्यक्ति था जिसका नाम था सरमन, जॉन सरमन नाम था। इस व्यक्ति ने इस फर्रुख सियर का 1717 में इलाज करवाया था, इसकी उस बीमारी से जान बच गई थी। तो फर्रुख सियर ने कुछ विशेष फरमान जारी किए थे। विशेष फरमान का मतलब भाई इसने जान बचाया तो इसको बहुत से अधिकार मिले थे। इसको आदेश, ये अधिकार में क्या मिला था कि बंगाल में इसको व्यापार करने का छूट मिल गया। बंगाल, उस वक्त बंगाल जो था, बंगाल भी किसके अंदर आता था, इसी के अंतर्गत आता था, दिल्ली के मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो बंगाल में व्यापार करने का छूट मिल गया था, व्यापार करने का छूट मिल गया था, व्यापार करने का छूट। और दूसरा चीज़ क्या मिल गया था कि ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटेन के जो सिक्के मुंबई में ढाले जाते थे, यानी जो सिक्के मुंबई में ढाले जाते थे ब्रिटेन के, उन सिक्कों से अब पूरे भारत में व्यापार किया जा सकता था। मतलब ब्रिटेन के सिक्के को भारत में क्या मिल गया, एक तरीके से अधिकार मिल गया। तो ब्रिटेन के सिक्कों को जैसे अधिकार मिल गया तो इसका मतलब है कि भाई अब इनका पद बड़ा हो गया, बहुत बढ़ गया। और एक अधिकार इनको मिला था, और एक अधिकार ये था कि इनको कुछ किले बनाने की अनुमति मिल गई थी। किले का मतलब होता है कि जैसे कि एक बड़ा सा बिल्डिंग रहेगा, एक बड़ा सा बिल्डिंग के चारों तरफ से घेरवा दिया जाएगा। जैसे एक महल बनवाया गया, महल बनवाने के बाद चारों तरफ से बाउंड्री बड़ा सा करवा दिया जाता है, उसे कहते हैं फोर्ट या किला कहते हैं। और ये किला इसलिए लोग बनवाते थे ताकि जब भी कोई दूसरा देश आक्रमण करेगा, दूसरी सेना जब आक्रमण करेगी इनके ऊपर, दूसरी सेना, देश नहीं, तो पहले कहाँ पर उससे टकराना पड़ेगा, किले पर ही। यानी एक प्रकार से सुरक्षा का घेरा बनता था वो किला। और इनके लिए जो मोहर मिला था, उस मोहर का नाम था दस्तक। इस अधिकार को क्या नाम दिया गया था, दस्तक, मतलब मोहर, दस्तक था। इस दस्तक के बलबूते वो बंगाल में अपनी पूरी तरीके से क्या कर सकते थे, फ्री में व्यापार कर सकते थे। इसे कहा जाता है अंग्रेजों के लिए, यानी सरमन को ये जो मिला था अधिकार, इसे कहा जाता है अधिकारों का मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे भारत में। बंगाल जिसे ब्रिटेन में आया था ना 1215 से अधिकारों को मैग्ना कार्टा, तो ब्रिटेन को ये जो अधिकार इतने मिल गए थे बंगाल में फर्रुख सियर के द्वारा, उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो मामला सब कुछ तो ठीक चल रहा था। फर्रुख सियर था, फर्रुख सियर के मरने के बाद 1719 में गद्दी पर बैठता है कौन, रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला ये गद्दी पर बैठता है। रफ़ी उद दौला को इसके मंत्रियों ने इसका गर्दन दबा के मुआ दिया। सोचो कि ऐसा समय था कि जब एक राजा को उसका गर्दन दबा के मुआ जा रहा था, ये ऐसा था। फिर इसी के बाद 1719 में 4-6 महीने तक गद्दी पर रहा। उसके बाद गद्दी पर बैठता है कौन, रफ़ी उद दरजात। रफ़ी उद दरजात गद्दी पर बैठता है, उद दरजात। इसको पेचिस की बीमारी हो गई, ये पेचिस से मर गया। सब राजा थे लेकिन उस वक्त इलाज इनके पास नहीं थे, सोचो ऐसे भी दिन थे। तो रफ़ी उद दरजात ये भी मर गया। फिर 1720 तक था ये, तो 1720 में गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह रंगीला। इन लोगों को गद्दी पर बैठने की भी अपनी अलग कहानी है, लेकिन हम उस गद्दी पर बैठने की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। हम पहुंचना है हमें कहाँ पर, प्लासी के युद्ध तक, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 1720 में बैठा कौन, मोहम्मद शाह। इसका नाम था मोहम्मद शाह, लेकिन इसे कहा जाता है रंगीला। ये शराब और शवाब में बहुत अधिक क्या रहता था, लीन था। शवाब मतलब महिलाओं में, और शराब का मतलब शराब में, मतलब एक तरीके से रंगीन टाइप का व्यक्ति था ये। साम्राज्य से इसे मतलब नहीं था कि मेरा साम्राज्य चले या न चले, महिलाओं में व्यस्त रहने वाला था। जैसा कि भारत में राजाओं का इतिहास रहा है कि बिना किसी वजह के महिलाओं के चक्कर में झगड़े मोल ले लेते थे। इसीलिए तो भारतीयों का साम्राज्य क्या हो गया,
समाप्त हो गया। तो याद रखना कि मोहम्मद शाह का इनाम क्या था? रंगीला था। फर्रुख सियर के समय में बंगाल में इसने अपना एक नवाब स्थापित बनाया था। नवाब का मतलब होता है कि जैसे समझते हैं थोड़ा सा मैप से तो अच्छा रहेगा, इतिहास आराम से समझते हैं, एकदम टेंशन नहीं, एकदम टेंशन फ्री होकर समझना, कहानी के रूप में समझना, क्योंकि लंबे समय तक अगर इतिहास को याद रखना है तो इतिहास को कहानियों के रूप में याद रखना सीखो। मैप थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, तो इधर एक बंगाल यहाँ पर है, बंगाल इधर है, इधर का पूरा एरिया बंगाल में ही आता था। तो इस जगह पर मोहम्मद शाह रंगीला ने इस बंगाल वाले एरिया का नवाब बनाया था। किसे? मुर्शिद कुली खां को। नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां था। इस मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया गया था। समय बीतता गया, जैसे ही गद्दी पर बैठा कौन? तो रफ़ी उद्दौला मरा, फिर दर्जात मरी, फिर उसके बाद बैठा आया गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीन आदमी था। इसके समय में अधिकतर साम्राज्य छोड़कर क्या होने लगे भारत में? दक्षिण में यहाँ का जो चिनकिलीज खान था हैदराबाद का, वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अवध का जो नवाब था उसने बुरहान मुल्क आसफ जा, उसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जब जान गए कि ये जो व्यक्ति दिल्ली के गद्दी बैठा ये रंगीला आदमी है, इसको साम्राज्य से मतलब नहीं है, जैसे ही पता चला कि कमजोर शासक है, लोगों ने अपने आप को आज़ाद करना शुरू कर दिया। इसी में से एक व्यक्ति था मुर्शिद कुली खां, बंगाल का नवाब। और बंगाल के नवाब के मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को क्या कर लिया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। स्वतंत्र घोषित का मतलब है कि उसने अब साफ साफ कर दिया कि मैं आपके अंडर अब रहकर काम नहीं करूंगा। समस्या आप कहाँ उत्पन्न होगी इससे? अब ब्रिटेन वालों को, ये जो बंगाल वाले को लोगों को ये जो दस्तक मिला था स्वतंत्र व्यापार करने का बिना टैक्स का, अब वहाँ का नवाब कौन बन गया? मुर्शिद कुली खां। अब चूंकि इसको मिला था अधिकार दिल्ली की गद्दी से, दिल्ली यहाँ पर है, इस दिल्ली की गद्दी से अधिकार मिला था, तो इस मुर्शिद कुली खां ने तो जैसे तैसे इनसे अपना विवाद नहीं छेड़ा, चलने दिया, आगे बात को बढ़ने दिया। फिर इसके बाद मुर्शिद कुली खां इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था 1724 में। ये याद रखना कि बंगाल को स्वतंत्र राष्ट्र किसने घोषित किया था? अपने आप को दिल्ली गद्दी से, मुर्शिद कुली खां। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बंगाल का जो प्रथम नवाब जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, तो उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। ये बात याद रखना। 1724 में अपने आप को इसने स्वतंत्र घोषित किया था। फिर उसके बाद आता है, इसकी जगह आता है फिर जिसका नाम था सफदर अली गद्दी पर बैठता है। ये भी अंग्रेजों की अत्याचार को झेलता रहा। सफदर अली, इसने भी कुछ नहीं बोला, अंग्रेजों से पंगा नहीं ले रहा था, वो जैसे था उसे व्यापार चल रहा था। फिर इसके बाद गद्दी पर बैठता है कौन? अली वर्दी खां। कौन गद्दी पर बैठता है? अली वर्दी खां। कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। गद्दी पर कौन बैठा? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां का अंग्रेजों से थोड़ा बहुत टकराव शुरू हो गया। ये करते क्या थे अंग्रेज यहाँ पर? ये बदमाशी क्या करते थे? अपने बंगाल में स्वतंत्र व्यापार तो करते ही थे, साथ में जो भारतीय थे या जो अन्य व्यापारी थे, जैसे कि फ्रांसीसी भी थे। चंद्रनगर, बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर, उस चंद्रनगर पे फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली भी थे, वो सब टैक्स देकर अपना व्यापार कर रहे थे। या भारतीय जो व्यापारी थे अपना टैक्स देकर के यहाँ पे व्यापार करते थे। इन अंग्रेजों ने कहा भारतीयों से, ये जो अन्य व्यापारी थे उनसे कहा कि ऐसा करो कि तुम लोग यहाँ पर टैक्स जो देते हो यहाँ के नवाब को, वो टैक्स मत दो, वो टैक्स तुम मुझे दो। अगर मान लो कि नवाब को तुम कितना देते हो टैक्स, मान लेते हैं कि जैसे नवाब को दूसरा व्यापारी है 100 रुपये टैक्स देता है, तो इन अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा करो कि 50 रुपये मुझे टैक्स दो, और मुझे टैक्स कितने दो? 50 रुपये। उन्होंने कहा तब तो मुझे व्यापार करने नहीं देंगे राजा नवाब। तो इन्होंने कहा कि जो मेरा दस्तक नहीं है, ये दस्तक जो मुहर है, इस मुहर को ले लो, मेरा दस्तक ले लो, मेरा अधिकार ले लो। जब भी तुमसे अंग्रेज ये यहाँ का जो नवाब पूछेगा कि टैक्स नहीं दिया व्यापार करने के लिए, तो बता देना कि मैं अंग्रेजों का व्यापार कर रहा हूँ। मतलब अंग्रेजों को फ्री था, तो इन्होंने अपना दस्तक फ्री में देना शुरू कर दिया। कहा कि तुम लोग मेरे बिहेव पे अपना व्यापार करो। तो व्यापारियों को भी इसमें फायदा होने लगा।
और लेकिन घाटा किसको होने लगा? नवाब को घाटा होने लगा। तो अली वर्दी खान ने इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया। अली वर्दी खान ही वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि अंग्रेज वह मधुमक्खी है जिसे छेड़ोगे नहीं तो ये तुम्हें शहद देंगे, अगर इन्हें छेड़ोगे तो तुम्हें ये क्या करेंगे? काट काट के मार देंगे। ये एग्जाम में पूछा था, IAS के एग्जाम में, कि इस वाक्य को किसने कहा था। तो ये वाक्य याद रखना कि इस वाक्य को कहा था मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान नहीं, अलवर्दी खान है। अब अली वर्दी खान के 3 पुत्रियां थीं, इनकी 3 पुत्री थी। इनमें से 3 पुत्री में से ही एक पुत्री का पुत्र, इनको पुत्र एक भी नहीं था अली वर्दी खान को। इसका पुत्र था जिसका एक का नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराज उद दौला नाम था, जो मैंने ऊपर लिखा। ये गद्दी बैठ गया। 3 लड़कियां थी। तो जैसे कि इतिहास रहा है कि हमेशा हर लोग अपने बच्चे के लिए ही लड़ना चाहते हैं। तो अली वर्दी, ये जो सिराजुद्दौला था, इसकी दोनों मौसी जो थी, उनको अपने लड़के को राजा नवाब बनाना था। तो विवाद तो इनके अंदर भी अब शुरू हो चुके थे कि किसी तरीके से इनको गद्दी पर से क्या किया जाए, हटाया जाए। अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। और उसी वक्त जो यहाँ का नवाब बनने के रेस में था, एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। क्या नाम था? मीर जाफ़र। एक व्यक्ति और था, ये भी वहाँ का नवाब बनने की लड़ाई में था, लेकिन वो बन नहीं सका। सिराजुद्दौला कम उम्र का था, उससे ज़्यादा मीर जाफ़र अधिक उम्र का था। तो मीर जाफ़र को बड़ा ये लगता था कि बताओ, मेरे सामने पैदा हुआ और गद्दी पर बैठ गया। अजीब लगता था उसको। तो इसको था कि किसी भी तरीके से गद्दी पर से इसको हटाया जाए, और बस मौके की तलाश में थे। अब घटना शुरू हो जाती है जब 1756 में ये मर जाता है अली वर्दी खान, और उसकी जगह गद्दी पर आ जाता है सिराजुद्दौला। 1756 में हमने बताया कि 1756 में अली वर्दी खान इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। अली वर्दी खान 1756 में मरते हैं। इनके बाद गद्दी पे ही बैठता है कौन? इनका जो पुत्री का पुत्र था, मतलब जिसे नाती कहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? नाती। तो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है, सिराजुद्दौला। अब अंग्रेजों की जो वो दस्तकारी प्रथा थी, यानी टैक्स न देना और सीधे व्यापार करना, उसका विरोध शुरू किया किसने? सिराजुद्दौला। और उस वक्त बंगाल में, इस बंगाल वाले एरिया में अंग्रेजों के करीब 300 के आसपास लोग थे। और इसने अपना यहाँ पर एक किला बनाया था। उस किले का नाम था फोर्ट विलियम। किले का नाम क्या था? 300 के आसपास यहाँ पर उनके व्यक्ति थे जो यहाँ पर काम करने वाले, व्यापार करने वाले 300 के आसपास ब्रिटिश थे। और जो किला बनाया था उस किले का नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम नाम था। फोर्ट विलियम किले का नाम था। और इस फोर्ट विलियम किले में सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया? सिराजुद्दौला जो कि मुर्शिदाबाद, जो कि वहाँ से थोड़ा दूर था, मतलब बंगाल में उधर थोड़ा दूर था, राजधानी थी मुर्शिदाबाद से उसने आक्रमण किया। और कोलकाता के पास जो फोर्ट विलियम था, वहाँ पर अंग्रेज़ों के ऊपर उसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। करीब माना जाता है कि 1756 में ये घटना घटी थी। 1756 में ही। उस घटना का नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल फिजिक्स में पढ़ते होंगे ब्लैक होल, तो वो वाला फिजिक्स नहीं, ब्लैक होल घटना घटी थी। मतलब एक 14x16 का रूम था। 14x16 मतलब समझ लेना जितने बड़े रूम में रहते हो उससे थोड़ा सा बड़ा, 14x16। उसमें करीब 230 लोगों को सिराजुद्दौला ने पकड़ के क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जैसे ही उसमें बंद किया रहा 2 दिन तक, 3 दिन बाद जब वो अंग्रेज़ों को फिर वहाँ से छोड़ा गया, मतलब यहाँ जैसे खबर लगा उनको तो उनको छोड़ा गया। मतलब समझ लेना कि सिराजुद्दौला ने फिर बाद में छोड़ा तो उनमें से अधिकतर उनमें कुछ महिलाएं थीं, कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। अधिकतर लोग मर चुके थे। करीब उसमें से 20-25 लोग बचे थे। 20-25 लोग जो बचे थे, तो फोर्ट विलियम से ये लोग भाग करके अपनी जान बचाकर 20-25 लोग, एक द्वीप है,
एक द्वीप पर आकर के बचे थे, वहाँ पर रुके थे, मतलब किसी तरीके से उनका जान बचा। तो किसी तरीके से वहाँ के ये जो 20-22 लोग बचे थे वो आकर अपना उस एक द्वीप पर अपना जान बचा कर बेचारे वेट कर रहे थे कि कौन उनकी जान बचाएगा। तो उन लोगों ने अपना संदेश भेजवाया कहाँ पर, मद्रास। उस वक्त मद्रास में भी उनका किला था, मद्रास में, यहाँ पर मद्रास है तमिलनाडु में, मद्रास। यहाँ पर खबर भेजवाया कि भाई हम लोगों को बड़ा अत्याचार हुआ है, आइए जान बचाइए। तो यहाँ से इसने, यहाँ से जो सेनापति के रूप में जिसको बना कर सेना यहाँ के भेजा गया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि यह स्वर्ग से उतरा हुआ क्या था, एक सेनापति था। स्वर्ग से इतना जबरदस्त ये सेनापति था, मतलब लड़ाई लड़ने के मामले में कि स्वर्ग से उतरा हुआ इसे कहा जाता है कि सेनापति था। चातुर्यता इतनी अधिक थी। यहाँ से ये 3000 सेना लेकर के चला। जैसे भाई खबर लग जाए, जैसे सोचो कि तुम्हारा ये परिवार कहीं फंसा हो और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पूरे परिवार की जान खतरे में है और तुमसे कहा जाए कि चलो तुम्हें अपने परिवार को बचाना है, तो कैसी फीलिंग आएगी तुम्हें? एकदम हीरो जैसा, साउथ इंडिया के हीरो जैसा, कि चलेंगे आप तो अकेले क्या करेंगे, उनको समाप्त करके छोड़ेंगे। यहाँ से ये 3000 सेना और 5 जंगी जहाज लेकर निकला। जंगी जहाज का मतलब जो जंग के लिए जहाज होते हैं पानी में से, वो निकला लेकर के। और सेना इसके जो थे वो पैदल ही चले, कोलकाता पहुँचे। और उस वक्त ब्रिटेन के जो ये नाविक थे उनके सामने दुनिया में कोई टिकता नहीं था नाव में, मतलब पानी में सबसे बहादुर गिनती होती थी उस वक्त। पानी में उन्हें कोई जल्दी हरा नहीं पाता था। पहुँचते हैं ये कहाँ पर, बंगाल में। बंगाल में पहुँचते हैं और वो जो सेना बेचारे अपना दम वहाँ पर बचे थे, जान चल रहा था, उनको देखकर इन्हें सांस आई कि अब तो जान बचेगी। तो क्लाइव उसी नाव के माध्यम से पहुँचा कहाँ पर, कोलकाता में। और कोलकाता में सिराजुद्दौला ने फिर आया, दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। लेकिन सिराजुद्दौला फिर आपस में दोनों की संधि होती है। दोनों की संधि होती है कि चलिए ठीक है, व्यापार तुम करो, फ्री में करो, मतलब फ्री में उनको व्यापार करने का अधिकार फिर से अंग्रेजों को दे दिया गया। अब ये बात थी कि भाई अब क्या होगा, तो फिर भी सिराजुद्दौला इनकी अत्याचारों को सह रहा था। ये जैसे अब अत्याचार कर लो या अब क्या बातें थी, हम लोगों को तो ठीक से नहीं पता, अब अंग्रेज सही थे कि वो सही थे, क्योंकि मैंने इतिहास दोनों लोगों को पढ़ा है। एक तो राष्ट्रवादी जो है वो कहते हैं कि अंग्रेज गलत थे, और अगर अंग्रेजों को पढ़ोगे तो वो बताएंगे कि उनका अपना अलग मुद्दा था, क्योंकि ये लोग किला बना रहे थे। तो राष्ट्रवादी कहते हैं कि वो लोग भारत में अत्याचार करने के लिए ही आए थे। लेकिन अब ब्रिटिश वालों का कहना है कि भाई हम लोग यहाँ पर किला इसलिए बना रहे थे क्योंकि याद करो कि 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था यूरोप में। उनका कहना था कि फ्रांस यही चंद्रनगर में है, उनसे चाहे जब झगड़ा हो सकता है। तो फ्रांस से अपने विवाद को बचाने के लिए, फ्रांस से अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या बनाया था, फ्रांस से अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने इस किले का निर्माण किया था। देखो थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी बाहर की, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि कुछ रूढ़िवादी लोग हर जगह उपस्थित होते हैं, तो समझ लेना कोई डाला छठ वाला मामला है। तो रूढ़िवादी हर जगह है तो डाला छठ बजाएंगे ही। अब झगड़ा तो किया नहीं जा सकता, सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार है भाई। तो दोनों में समझौता हो गया, अपना अंग्रेज फिर से वहाँ पर स्वतंत्र व्यापार करने लगे। अब उनको कुछ और एक्स्ट्रा अधिकार भी सिराजुद्दौला ने दिया। 20 गाँव की उनको क्या दे दी गई, जमींदारी दे दी गई। मतलब सिराजुद्दौला ने उनको अधिकार दे दिया कि ठीक है तुम अब कुछ 20 गाँव से क्या कर सकते हो, अधिकार टैक्स भी वसूल कर सकते हो। फिर हुआ क्या कि फिर अचानक से सिराजुद्दौला के और उनके बीच में झगड़ा क्यों हो गया, 1756 में ही, 1757 में जो अंग्रेज बंगाल में ऊपर एक जगह है जिसका नाम है चंद्रनगर। क्या नाम है, चंद्रनगर जगह का नाम है। इस चंद्रनगर पर अधिकार था किसका, फ्रांस का। मतलब वहाँ पर फ्रांसीसी अपना किला बनाए थे, अपना व्यापार, वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किए थे। फैक्ट्री का मतलब होता है उस वक्त कुछ निर्माण नहीं किया जाता था। फैक्ट्री का मतलब होता है कि जो व्यापार किया जा रहा है उस पूरे एरिया से माल खरीदा जाता था, उस फैक्ट्री में जमा किया जाता था और उस फैक्ट्री से फिर उसके बाद अपने यूरोप ले जाकर के बेचा जाता था। फैक्ट्री का मतलब ये होता था उस वक्त। तो इस चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया किसने, ब्रिटिशर्स ने 1757 में।
और इस चंद्रनगर में फ्रांसीसियों को हरा दिया। मतलब फ्रांसीसियों को हरा दिया तो इसका मतलब सिराजुद्दौला को ये था कि भाई मेरे एरिया में मेरे द्वारा जो व्यक्ति यहाँ पर संरक्षित है व्यापार करने के लिए, तुमने उसको क्यों हराया, उसको उस पर क्यों आक्रमण किया। अब दोनों लोगों में मनमुटाव शुरू हो गए। फिर एक बार तो किसी तरीके से झगड़े शांत हुए, फिर झगड़े शुरू हो गए। अब इसमें अंग्रेजों को यह था कि भाई इनके पास तो सेना 50,000 है, मैंने इस पर लिखा था कि उनके पास 50,000 सेना थी, ब्रिटिश के पास 3,000। तो क्लाइव के पास समस्या थी कि क्या किया जाए, इनसे कैसे लड़ा जाए। तो ब्रिटिश अपने यहाँ ब्रिटेन, ये जो क्लाइव थे इसने संदेश भेजा कहाँ पर, ब्रिटेन में, कि भाई हम लोग सिराजुद्दौला से नहीं लड़ सकते, क्या किया जाए यहाँ पर। तो वहाँ से खबर, वहाँ की जो रानी थी या वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका कहना था कि देखिए भाई इस वक्त यूरोप में युद्ध चल रहा है फ्रांस के साथ, इसलिए हम इस वक्त ज़्यादा फोकस वहाँ पर नहीं कर सकते इंडिया में। जैसे भी हो मामला को समझाओ सुलझाओ, और मामला यहाँ पर अब सुलझने वाला नहीं था। सिराजुद्दौला भी अपना 50,000 सेना लेकर तैयार था कि अब तो सहाराना ही पड़ेगा। तो क्लाइव ने चालाकी क्या लगाई कि इसने पहले कहा पता लगाया, अब क्लाइव के ऊपर पूरा सब कुछ छोड़ दिया गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, ये पता लगाया कि भाई इस सिराजुद्दौला के जो गुट है, जो मंत्री हैं, उनमें से असंतुष्ट कौन कौन है उससे। तो इसके सामने 3-4 लोग आते हैं। एक उसी में नाम था जिसका नाम था मीर जाफर, नाम याद रखना, जिसे गद्दार भी कहते हैं लोग। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर नाम था, सेनापति था उस वक्त। और दूसरा था जिसका नाम था मीर जाफर, एक दूसरा था जिसका नाम था राय दुर्लभ, क्या नाम था, राय दुर्लभ। सब बड़े बड़े पदाधिकारी थे उस वक्त। और इसी में नाम था एक मीर चंद। ये नाम याद रखना, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ये नाम नहीं याद रहेगा तो भी, लेकिन मीर जाफर नाम याद रहे। तो उसने पता कर लिया क्लाइव ने कि ये 3 लोग क्या हैं, असंतुष्ट हैं इसके दरबार में सिराजुद्दौला के। उन्होंने सोचा कि इनको मोहरा बनाया जाए। मीर जाफर से कहा कि राजा बनोगे, नवाब बनोगे यहाँ के। मीर जाफर ने कहा कि भाई अगर ये पद मिले तो कौन नहीं छोड़ेगा। अब इस बेचारे से रहा नहीं जा रहा था कि कब ये पद मिलेगा। जैसे सोचो कि तुम्हें मैं कहूँ कि तुम्हें ये पद मिलने वाला है, लेकिन बस तुम्हें एक काम करना होगा। तुम भी सोचोगे कि कैसे, वो काम क्या है बताइए, जल्दी से करने को तैयार है। इस मीर जाफर को अंग्रेज जो रॉबर्ट क्लाइव है इसने कहा कि तुम बस लड़ाई जब शुरू होगी तो लड़ाई में अपनी सेना को लेकर के पीछे हट जाना। तो मीर जाफर ने कहा ठीक है। और राय दुर्लभ मीर चंद ये कहेंगे कि हम इन लोगों से कहा गया कि तुम लोग लड़ाई में भाग मत लेना। अब इस 50,000 सेना में से वो अधिकतर सेना जो मतलब 5,000 या 10,000 के आसपास सेना इसके अंडर में आती थी, मीर जाफर के अंतर्गत। फिर भी सेना इसके पास बहुत अधिक थी सिराजुद्दौला के पास, फिर भी आसानी से इनको ब्रिटिशर्स को हरा सकता था। तो लड़ाई का जगह तय हो गया। 22 जून 1757 के रात जैसे ही गुजरी, 23 जून 1757 का सुबह हुआ। दोनों सेनाएं पहुंच गई कहाँ पर, प्लासी के मैदान में। एक तरफ 50,000 की सेना और एक तरफ 3,000 की सेना। क्लाइव भी वही था कि वो आर या पार की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि उसका देश भी अपना जवाब दे चुका था। अब यहाँ पर हम किसे गलत कर सकते हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन दोनों लोग से अपने लिए लड़ रहे थे। तो लड़ाई जैसे शुरू हुई, सुबह से लड़ाई चला तो सिराजुद्दौला लड़ाई में आगे चल रहा था 10-11 बजे तक। मतलब 1-2 घंटा और बस लड़ाई चलता तो ब्रिटिश ये क्या होते, ब्रिटिश हार जाते। लेकिन वहाँ पे शुरू हो गया बारिश। जून का महीना था, याद करो जून के समय में बारिश शुरू हो जाता है। 23 जून जैसे दोपहर हुआ बारिश शुरू हो गया। और इसके जितने भी तोप थे, जितनी भी सेना थी, मतलब कि सेना तो ठीक थी, लेकिन तोप ये सब बारिश होने से जितने बारूद थे सबके सब क्या हो गए, बेकार हो गए। क्लाइव इस बात को जानता था लड़ाई लड़ने से पहले, इसीलिए तो इसे स्वर्ग से उतरा सेनापति कहते हैं। क्लाइव तिरपाल लेके आया था अपना। तिरपाल समझते हो ना, जो छाने वाले होते हैं जिससे छाया जा सकता है, बारिश ना हो। इसने अपने तोपों को किससे बचा कर रखा, तोप दिया सबके सब, इसके बारूद से बच गए। अब लड़ाई
अब फिर हुआ कि भाई अब ये सिराजुद्दौला फिर किसके पास आ गए, लड़ाई शुरू हुआ फिर तो देखा तो इनके तो पूरे के पूरे क्या थे, इनके तो पूरे के पूरे बारूद और प्लस तोप, जो तोप थे सब के सब सही सलामत है, और इनका तो सब बेकार हो गया था। अब तोप के आगे आदमी कहाँ लड़ने वाले थे। तो सिराजुद्दौला फिर भी पहुंचा मीर जाफर के पास, कहा कि भाई सेना को आगे भेजो लड़ाई लड़ने के लिए। मीर जाफर ने अब अपना रंग दिखाया। मीर जाफर ने कहा कि मुझे पहले मेरा पुराना हिसाब दो। पुराना हिसाब अब करने लगा, कहा कि तुमने आज तक मुझसे काम कराया अपने दरबार में लेकिन पैसे नहीं दिए हैं। तो मीर जाफर ने आक्रमण करने से मना कर दिया। मतलब एक बार इसको एक तो तोप भी नहीं है अब इसके पास, और दूसरा मीर जाफर धोखा दे दिया, फिर राय दुर्लभ ने धोखा दे दिया, फिर मीर चंद ने धोखा दे दिया। लेकिन फिर अच्छा पैसे देने के बाद मीर जाफर तैयार भी हुआ कि ठीक अच्छा लड़ाई लड़ेंगे। फिर लेकिन इसने ये कहा कि हम लोग लड़ाई आज नहीं अब कल लड़ेंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है। अच्छा अब सिराजुद्दौला का मानना पड़ा इसका बात कि चलिए हम आज लड़ाई नहीं कल लड़ेंगे। तो ये अपनी सेना को आदेश दिया कि आज पीछे हटो। तो पीछे हटने की कोशिश किया तो ब्रिटिश सेना ने उस पीछे से क्या किया, उनको समाप्त कर दिया। और इस तरीके से एक दिन में ही लड़ाई ये क्या हो गई, प्लासी की लड़ाई समाप्त हो गई। और लड़ाई कौन जीता, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। मतलब ब्रिटेन की सेना यहाँ पर जीत गई। फिर उसके बाद कहा जाता है कि सिराजुद्दौला वहाँ से दिल्ली चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये मार दिया गया। बाद में मीर जाफर का लड़का कहते हैं कि सिराजुद्दौला को मार दिया। इसका पुत्र था, इसके पुत्र का नाम अभी याद नहीं आ रहा, बताएंगे बाद में। तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर नवाब बनाया। ये कहानी है प्लासी की युद्ध की है। और फिर इसके बाद ये तो सिद्ध हो गया कि अब बंगाल में किसका शासन चलेगा, ब्रिटिशर्स का। अब ब्रिटिशर्स के आगे अब बंगाल में किसी का चलने वाला नहीं था। ये भी एक कठपुतली बन के रह गया मीर जाफर। अब देखना हमको क्या यहाँ पर अंग्रेजों को गलत करना चाहिए, तो ये हम लोगों का विषय अभी समझोगे नहीं आप लोग, क्योंकि मुद्दे को एक तरीके से बस समझोगे तो बस गलत समझोगे। जब मुद्दे को कई तरीके से समझा जाएगा तब हम लोग फैसला करेंगे कि कौन सही थे और कौन गलत थे। अब इसके बाद की जो कहानी है वो बक्सर की लड़ाई की है, हम इसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि जो पूछा जाता है कि त्रिपाल का युद्ध या त्रिपाल से भारत में जो शासन स्थापित हुआ, त्रिपाल के बलबूते अंग्रेजों का शासन साबित हुआ, तो इसी के बारे में कहा जाता है। क्योंकि अंग्रेजों ने ये जो लड़ाई जीती थी किसके बलबूते, त्रिपाल के बलबूते। उन्होंने अपने तोप ई सब को क्या किया था, त्रिपाल से ढक दिया था, जिससे बारिश होने के बाद क्या हुआ, उनका पूरा का पूरा तोप बारूद बच गया था, इनका पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो क्लाइव से सीखो कि एक 3000 का सेना लेकर के 50,000 के सेना को हरा दिया। मतलब रणनीति अगर सही रही तो जीवन में हर जगह सफलता मिलती है। और अपने आप को कभी छोटा ना समझो, ये भी व्यक्ति एक छोटा ही था क्लाइव, जो कि इतने बड़े पद तक पहुंचा था। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा फिर कमेंट करना, तो फिर उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। ये था प्लासी का युद्ध। अगर जो बात ना समझ में आई हो तो फिर कमेंट करना कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई, फिर बनाएंगे इस पर। तब तक के लिए बाय।